अध्याय 1156 शीतकालीन सामाजिक परेड। गिल्ड ने उनकी बातचीत पहले ही सुन ली थी, क्योंकि न तो रे और न ही नीला चुप रहने की कोशिश कर रही थीं। यहाँ तक कि डाना और काल भी शो देखने के लिए सड़क के उस पार आ गए थे। वे वास्तव में ये सुनिश्चित कर रहे थे कि रे पिशाच का अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर रही है, लेकिन उसके दृष्टिकोण से यह एक जैसा ही लग रहा था। सभी लोग, वैम्पायर डेर्यूट टैंक, नेक्सारामस और ओवियस डांटे, आज अपनी कक्षा में आगे बढ़ गया है। वह अब वन संरक्षक हैं। उसकी नई क्लास स्किल्स में से एक फॉरेस्ट गार्डियन है। अब हम अनुमान और दांव लगा रहे हैं कि यह कैसा दिखेगा। राय ने इतनी ऊंची आवाज में घोषणा की कि भीड़ में भी उसकी आवाज सुनाई दे। सही सामग्री नोवल फायर पर देखें। भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन किया, क्योंकि टोटेम रैंक वाले टैंक का आगे बढ़ना बड़ी बात थी, विशेषकर तब जब ये डेर्यूट से उन्नति थी। काल अनुमान लगाने का खेल खत्म होने का इंतजार कर रहा था, जबकि डाना अपनी उंगली में अंगूठी पहनकर खेल रही थी। आज वह फॉक्स बी स्टिकिन के रूप में बदल गई थी और अंगूठी उसके हाथ में अजीब लग रही थी, हालांकि वह अभी भी बिल्कुल फिट बैठ रही थी। वह असल में इंसान के अलावा किसी और रूप में बाहर जाने वाली नहीं थी, लेकिन उसकी लोमड़ी के फर के साथ यह ड्रेस इतनी अच्छी लग रही थी कि वह खुद को रोक नहीं पाए। नोवेल फायर। ठीक है, हमारे अनुमान लग गए। अब नीला, कृपया हमें गार्जियन स्पिरिट दिखाओ, राय चिल्लाया। वह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली प्रचार करने वाली व्यक्ति है। जब रे ने पिशाच की ओर नाटकीय ढंग से इशारा किया तो डाना हंस पड़ी। ठीक है, कौन जानता था कि यह उसके कौशल का हिस्सा था। काल ने सहमति जताई। और विजेता है भालू, रे ने पुकारा। तभी पिशाच के बगल में एक विशाल लाल आकाशीय भालू प्रकट हुआ। काल को यथोचित रूप से यकीन था कि यह एक आत्मा संरक्षक की स्वाभाविक स्थिति नहीं थी, लेकिन चूंकि वह एक पिशाच था, इसलिए रक्त के प्रति उसके आकर्षण के कारण ये स्थिति बदल गई थी। हालांकि ये निश्चित रूप से प्रभावशाली था। डाना हंसी। पता है, जब तुम पहली बार अपने ग्रेटर गोलेम्स दिखाओगी तो हम तुम्हारे और रे के लिए भी यही कर सकते हैं। काल हंसा। तुम्हें पता है कि राय की मकड़ियां बड़ी और बेहतर होंगी। उसकी बात में दम था। यदि राय के अतिरिक्त गोलेम मकड़ियां न हो तो वह बहुत निराश होगी। जिलास गिल्ड हाउस की पूरी आबादी उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर आई और काल ने जुलूस का नेतृत्व किया और उसे घर से बाहर बाजार में एकत्रित किया, जहां दिन के फैशन शो के लिए पहला चयन किया जाना था। अन्य संघ भी शीघ्र ही उनके साथ शामिल हो गए, क्योंकि हर कोई किसी भी तरह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। ये वास्तव में एक प्रभावशाली समूह था, जिसमें लगभग 1000 लोग थे। सभी एक साथ चल रहे थे। उनमें से अधिकांश लोग ओवरलॉर्ड और टोटेम रैंक वाले औपचारिक परिधान और उत्कृष्ट रूप से निर्मित सामान पहने हुए थे। वे हर कदम पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे और लोग दुकानों से बाहर आकर उन्हें देख रहे थे, मानो गिल्ड एलायंस कोई परेड हो। एक तरह से वे थे, काल ने फैसला किया। वे लगभग सभी राय द्वारा बनाई गई कोई न कोई चीज़ पहने हुए थे और उनके पास डाकलाइट होस्ट द्वारा मंत्रमुग्ध किए गए सामान भी थे। तो वे मूलतः एक चलता फिरता बिलबोर्ड या व्यापारिक वस्तुओं की परेड थे। देखो तो, उन्होंने शो के लिए पूरा अलायंस तैयार कर लिया है। यहाँ तक कि स्टाफ के सदस्य भी आलीशान ड्रेस पहन रहे हैं, और ट्रेड स्किल एक्सेसरीज भी। क्या बकवास है! ये किस प्रकार का गिल्ड गठबंधन है? काल ने दर्शकों को गठबंधन के बारे में गपशप करते हुए सुना तो वह हंस पड़ा। सबसे पहले उसने सभी रूनक्राफ्टर्स को अपने लिए कुछ बनाने को कहा, लेकिन ध्रोद की सबसे लोकप्रिय वस्तुएं उपयोगी वस्तुएं थीं, जिनमें खाना बनाना, सफाई करना और अन्य बुनियादी काम शामिल थे। लेकिन ये वे वस्तुएं नहीं थीं जो एक सामान्य गिल्ड के पास होतीं। इसलिए दूसरे गिल्ड के शाही रैंक वाले कर्मचारियों के शरीर पर जादुई अंगूठियां देखना एक झटका था। वे लड़ाकू सदस्य नहीं हो सकते थे। यहाँ उनके लिए लड़ने के लिए कोई कालकोठरी नहीं थी और उनके रैंक के कोई जंगली राक्षस भी नहीं थे। इसलिए सहायक उपकरण पेशे से संबंधित होने चाहिए। कुछ सदस्यों ने तो थोड़ा अतिरिक्त दिखावा करने का भी निर्णय लिया था, तथा उन्होंने अपनी पहनी हुई कुछ वस्तुएं भी दिखा दी ताकि वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर सकें। चूंकि यह वस्तु खुलेआम पहनी गई थी और इसमें कोई उपकरण नहीं था, इसलिए बुनियादी पहचान कौशल वाला कोई भी व्यक्ति ये देख सकता था कि इसमें क्या क्या आंकड़े हैं। यहाँ जहाँ सिस्टम लगभग पूरी तरह से सक्रिय था, इसका मतलब था हर कोई। भीड़ को ये पहचानने में देर नहीं लगी कि प्रदर्शित सभी वस्तुएं एक ही व्यक्ति द्वारा बनाई गई थीं, तथा वह व्यक्ति गिल्ड एलायंस के साथ खड़ा था तथा अपने गिल्ड की एक टीम को शहर में शानदार अंदाज में ले जा रहा था। अरे, नारा ग्रुप ने एक असली क्राफ्टिंग गिल्ड को अपने पक्ष में कर लिया है। चुनौतियों का अगला दौर बहुत ही कठिन होने वाला है। दूसरे मित्स में से एक ने आह भरी। मैंने एक अफवाह सुनी है कि वे अगले साल कुछ बदलाव करने वाले हैं। शायद वे इस पर सीमा लगा देंगे ताकि कुछ बड़े संघों को सभी बेहतरीन कालकोठरियां न मिलें। एक अन्य पादरी, जो एक सफ़ेद ड्रैगन पादरी था, ने आशा से सुझाव दिया। योद्धा हंस पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजा को इस बात की इतनी भी परवाह है कि वे यहाँ किनारे पर क्या कर रहे हैं कि वह ऐसा करे।
उसके लिए बस यही मायने रखता था कि लोग आते रहें और पैसा बहता रहे। यदि आप किसी तहखाने को बाजार से पूरी तरह हटाने का प्रयास नहीं करते तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। खैर, अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि नारा ग्रुप को कम से कम 1 या 2 अतिरिक्त डेंगोन जरूर मिलेंगे। द्वंद्व युद्ध में ह्यूगो और डेव दोनों ही राक्षस हैं। अगर वे पूरी तरह से खास तौर पर तैयार किए गए एपिक गियर से सजे हों तो वे निश्चित रूप से एक अतिरिक्त जीत हासिल कर सकते हैं। योद्धा ने जवाब दिया। काल ने खबर सुनी तो मुस्कुराया। उसे पहले से ही पता था कि इस साल ये कोई समस्या नहीं होगी। औपचारिक घोषणा आज रात उत्सव के दौरान होने वाली थी, जब शोलाहा के राजा लोगों का अभिवादन करने और उन्हें आगामी वर्ष के लिए आशीर्वाद देने आएंगे। ह्यूगो ने शहर में काफिले का नेतृत्व किया और सभी बेहतरीन जगहों पर उन्हें दिखाया ताकि वे कह सकें कि उन्हें देखा गया है, और फिर वे पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें अपना दौरा पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मिस, क्या आप और आपका साथी जजमेंट में शामिल होना चाहेंगे? हमारे पास सबसे स्टाइलिश गॉथिक आउटफिट्स की एक कैटेगरी है और मुझे लगता है कि आप दोनों ही दावेदार होंगी। क्लिपबोर्ड लिए एक महिला ने पूछा। रे ने निल्ला को पकड़ लिया और उसे आगे की ओर धकेल दिया, जिससे वह लगभग अपनी छतरी के नीचे से बाहर आ गया, जबकि वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए छटपटा रहा था। जाहिर है हम जजमेंट में शामिल होंगे। दुनिया को यह फैशन देखना ज़रूरी है। राय ने सहमति जताई। क्या मैं आपके नाम जान सकता हूँ? स्वयंसेवक ने पूछा। नेक्सारामस और रोवियस डांटे और रे ब्लडबैथ, रे ने उत्तर दिया। स्वयंसेवक ठिठक गया। क्या आपने दांते और ब्लडबैथ कहा? राय ने खुशी से सिर हिलाया। ये हम हैं। याद रखना आसान है। राय को यह नहीं पता था कि उस महिला को अब जाकर एहसास हुआ था कि वह एक रूपांतरित जादुई जानवर है। इसलिए, हालांकि नीला की विरासत ने उसे वैम्पायर नोबिलिटी बना दिया था, लेकिन टोटेम रैंक पर खुद को ब्लडबैथ स्पाइडर घोषित करना एक आम नागरिक के लिए बेहद भयावह था। जाहिर है, याद रखना बहुत आसान है। शुक्रिया, मैं आपसे बाद में जजिंग सेंटर में मिलूंगा। ये रहे आपके एंट्री कार्ड, इन्हें किसी भी प्रतियोगी के एंट्री पॉइंट पर दिखाएं और वे आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है। गोथ, इमो और दुष्ट वर्ग की जजिंग अंधेरे में शुरू होती है। आधे घंटे पहले पहुंचना उचित है क्योंकि कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ हो सकती है, स्वयंसेवक ने सदमे से उबरते हुए बताया। राय ने नीला की पीठ थपथपाई। हम बहुत हिट होने वाले हैं। चलो, क्या हमारा चलना खत्म हो गया? कॉफ़ी अगले ब्लॉक पर है। पिशाच हंसा। हम ग्रुप से अलग हो सकते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि हम सबको साथ रहना है, बस बॉस दिखावा करना चाहता है। उस नई जानकारी के साथ रे ने नीला को अपनी बाहों में भर लिया और समूह से दूर जाने के लिए परफेक्ट कैमोफ्लाज को सक्रिय कर दिया ताकि किसी की नज़र न पड़े। कुछ टोटेम और मिथ्स उन्हें दिन के उजाले में ज़रूर देख सकते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वे समूह से अलग होकर भीड़ में चले गए। फिर उसने उस कौशल को निष्क्रिय कर दिया और कॉफ़ी शॉप की ओर रास्ता दिखाया। कॉफ़ी के बाद आपकी क्या योजना थी? निल्ला ने पूछा। पूरा दिन बाहर बिताने के लिए तैयार। आपको कैसा लगता है जब लोग पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर देखते हैं? मैं झूलती कुर्सियां और शामियाना बना सकता हूँ, राय ने सुझाव दिया। निल्ला हंसी। पार्क में पेड़ों पर चढ़ना मना है, वरना शराबी लड़कियों को दिखाते हुए आधी टहनियां तोड़ देते। रे ने आह भरी। ऐसी स्थिति में तो हम सूरज से दूर कहीं और जगह ढूंढ सकते हैं। उनके पास से आती एक कर्कश आवाज ने उसका ध्यान खींचा। मिस सर, अगर आप सीधी धूप से बचना चाहें तो हमारी वाइनरी में आज दोपहर को एक टेस्टिंग इवेंट हो रहा है। यह एजंग सेल में हो रहा है और तापमान बिल्कुल सही है, चूहे ने सुझाव दिया। पिशाच और मकड़ी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये तो बिल्कुल सही होगा, वे एक स्वर में सहमत हुए। थोर ने रे को अपने जीवित पुतले को घसीटते हुए देखा और इससे उसके मन में भी यही विचार आया। टैसा, क्यों न हम भी जूस पी लें? वहाँ समुद्र तट के किनारे एक बहुत अच्छी दुकान है, उसने सुझाव दिया। इससे बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया क्योंकि वे बाजार में पहुंचे ही थे कि वहां सदस्यों के लिए हजारों दुकानें और स्टॉल मौजूद थे। काल ने देव और ह्यूगो की ओर सिर हिलाया, फिर एक भव्य पत्थर की इमारत की ओर इशारा किया जो जादुई चिन्हों से चिन्हित थी, जिनके बारे में काल को पता था कि वे रून क्राफ्टिंग के रूनों के अनुमानित थे, लेकिन उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जिसके पास कौशल नहीं था। मुझे विश्वास है कि मेरी प्यारी दुल्हन को वह स्टो पसंद आएगा, इसलिए हम यहीं अलग हो जाएंगे, उन्होंने समझाया। मेज टॉवर, हाँ, अगर आपके पास बजट है तो कौशल पुस्तकें और दुर्लभ औषधियाँ पाने के लिए यह महाद्वीप पर सबसे अच्छी जगह है। ब्लू ड्रैगन लाइब्रेरीज के अलावा और क्या? ह्यूगो ने सहमति जताई। काल दाना को दुकान में ले गया जहां टोटेम रैंक का एक गार्ड दरवाजे के दोनों ओर खड़ा था और संभावित ग्राहकों की जांच कर रहा था। चैंपियन मिस, स्वागत है, कृपया अंदर आइए, हमें उम्मीद थी कि आप आज हमसे मिलने आएंगी। गार्ड ने उनका अभिवादन किया। ये थोड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि वे केवल आधे घंटे पहले ही अलायंस परिसर से बाहर निकले थे।
दुकान के अंदर रोशनी मंद थी, लेकिन जादुई रूप से एक समान प्रदर्शित पुस्तकों पर कोई छाया या अस्पष्ट आवरण नहीं था। प्रत्येक सबसे मूल्यवान पुस्तक को एक कांच के खंभे में रखा गया था, जिससे उसकी अपनी रोशनी दुकान में प्रकाश की किरणें बना रही थी, जबकि कम मूल्यवान पुस्तकें दीवारों के साथ रखी गई थीं। दुकान के पीछे उत्तेजनापूर्ण हंगामा हुआ और एक युवा दानव सी स्त्री दौड़ती हुई काल के पास आए। युद्ध चैंपियन, आप उम्मीद से पहले आ गए। क्या आप हमारी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहेंगे? उसने पूछा। प्रतियोगिता? वह यहाँ इसके लिए नहीं आया था। यह एक शिलालेख प्रतियोगिता है। हम कौशल पुस्तकें बना रहे हैं, विजेता को सब कुछ मिलेगा। मैंने अपने चचेरे भाई ऐशब्रिंगर से सुना है कि आप इन्हें बना सकते हैं, उसने बताया। अब तो समझ आ गया, लेकिन हम तो असल में खरीदारी करने आए थे, काल ने जवाब दिया, और डेमन का हौसला साफ तौर पर कमज़ोर हो गया। दुकानदार ने अपना गला साफ किया और काल ने विनम्रता से सिर हिलाकर मिथिक रैंक के नीले ड्रैगन को अपनी बात कहने के लिए कहा। अगर आप उनके साथ शामिल होना चाहें तो मैं मिस डाना के साथ दुकान में घूम सकती हूं और फिर उन्हें पढ़ने के क्षेत्र में ले जा सकती हूं। वहां से प्रतियोगिता की मेज़ें दिखाई देती हैं, और अगर उन्हें कोई दिलचस्प चीज़ मिलती है लेकिन कोई उपयोगी कौशल पुस्तक नहीं, तो वे आपकी चुनौती के दौरान उसे पढ़ सकेंगी। नॉवेल फायर। इन्हें रोचक और समयनिष्ठ बनाने के लिए हमने प्रतियोगिताओं पर 1 घंटे की समय सीमा रखी है। ये ग्रैंड मैजिक को लिपिबद्ध होने से रोकता है, लेकिन ये पुनः मैच की भी अनुमति देता है, उन्होंने बताया। निर्णय के मानदंड क्या हैं? काल ने पूछा। 1 घंटे के अंदर कॉपी की गई सबसे मूल्यवान पुस्तक जीत जाती है। हालांकि अगर आप ऐसी पुस्तक की प्रतिलिपि बना लेते हैं जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है, तो आप स्वतः ही राउंड जीत जाते हैं। दोहराव की अनुमति नहीं है, लेकिन एक राउंड के दौरान एक से ज़्यादा प्रतियोगी एक ही पुस्तक की प्रतिलिपि बना सकते हैं। उस स्थिति में जो पहले समाप्त करेगा वह जीतेगा, ड्रैगन ने समझाया। यह एक बहुत ही नीले ड्रैगन भगवान द्वारा अनुमोदित चुनौती की तरह लग रहा था। डाना ने काल की तरफ हाथ हिलाया। मैं लाइब्रेरियन को दुकान दिखाने दूंगी, तुम जाकर शिलालेखवादियों के साथ खेलो। काल ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो इस प्रतियोगिता सूची को देखते हैं। क्या ये स्टोर में स्किल बुक्स के स्टॉक की पूरी सूची है? राक्षसी ने सिर हिलाया। हाँ है। आखिरकार कौशल की किताबें तो बहुत कम उपलब्ध हैं। सही। काल भूल गया था कि यहाँ भी ज़्यादातर कौशलों की लिखित प्रतियां पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपको कोई दुर्लभ कौशल मिल जाए तो आप उसे इस्तेमाल करने से पहले किसी शिलालेखकार को उसकी प्रतिलिपियां बनवाने के लिए उधार देकर खूब पैसा कमा सकते हैं। काल ने सूची देखी और फिर संतुष्टि में सिर हिलाया। फोर्स स्लैम हैंड की टेलीकाइनेटिक क्षमता सूची में नहीं थी, और इसे लिखना क्लीव जितना ही आसान था। यह कोई विशेष रूप से जटिल या शक्तिशाली कौशल नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ और बहुमुखी कौशल है। काल बैठ गया और फिर ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक कांच के गोले में लटकी एक लेखन डेस्क दिखाई दी। वह अविश्वसनीय रूप से प्राचीन जादुई रूनों से ढकी हुई थी, और काल ने जो देखा उससे पता चलता था कि वह उन सभी सामग्रियों को बनाने के लिए बनी थी जिनकी ज़रूरत एक स्किल बुक बनाने के लिए होती है। ये शानदार था। फोर्स स्लैम बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कम से कम काल के लिए तो नहीं। लेकिन उसका कौशल शिलालेख नहीं था, बल्कि कौशल पुस्तक था, और इसके निर्माण के लिए शर्तें बहुत कम थीं। लेकिन वह कौन सी पुस्तकें बना सकता था, इस पर बहुत सख्त नियम थे। इसलिए उन्होंने रेमी के पौधों के अर्क के भंडार से उपयुक्त स्याही निकाली और मेज के बीच से कागज का एक ढेर उठाया। 3 की गिनती पर आप शुरू कर सकते हैं, राक्षसी ने घोषणा की। काल ने देखा कि वह भाग नहीं ले रही थी, बल्कि स्टोर की एक कर्मचारी थी जो उस कार्यक्रम में रेफरी की भूमिका निभा रही थी। उसे पता होना चाहिए था कि एक क्रोधी दानव एक शिलालेखकार बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। सही सामग्री नोवेल फायर पर देखें। पहली बार जब कलम से स्याही टपकती और पृष्ठ खराब हो जाता तो वे उसे खो देते। काल ने जल्दी से छोटी पुस्तिका लिखना शुरू कर दिया जो फोर्स स्लैम थी, और फिर कवर बनाने और पुस्तक को सक्रिय करने के लिए स्किल बुक के साथ कागजों के माध्यम से मैना की एक लहर भेजी। काम खत्म, वह धीरे से बोला और अपने काम से ऊपर देखने लगा। उनमें से एक पहले ही समाप्त हो चुका था, और काल मुस्कुराया जब उसने उनके सामने मेज पर रैंट को देखा। आप तभी जीतेंगे जब आप 1 घंटे में काम पूरा कर लेंगे, ड्रैगनकिन ने चुपचाप कहा। तो यही चाल थी। वह शर्त लगा रहा था कि जो कोई भी रैंक से ज़्यादा जटिल और मूल्यवान कौशल पुस्तक चुनेगा वह समय पर दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा, और इसलिए वह हार जाएगा। काल ने अपनी घड़ी देखी। उसे फोर्स स्लैम लिखने में ही लगभग 40 मिनट लग गए थे। अगर उसने कुछ और मुश्किल चुना होता तो शायद वह सचमुच आगे निकल जाता। वे चुपचाप बैठे रहे और मेज पर रखी पत्रिकाओं को देखते रहे जबकि अन्य लोग काम कर रहे थे। जब आखिरी पेन उठाया गया तो घंटा बहुत पहले ही बीत चुका था, और आखिरी कुछ प्रतिभागी 10 मिनट से ज़्यादा समय से खेल रहे थे। लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि प्रतियोगिता विजेता सब ले लेगा वाली थी, और किसी को भी आधी अधूरी स्किल बुक की ज़रूरत नहीं थी।
उन सभी ने बुनियादी योद्धा और जादूगर कौशल चुने थे। क्लीव, रैंड, लाइटनिंग बोल्ट, मैजिक आर्मर और स्टॉम्प की एक प्रति, जिसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी क्योंकि वह सक्रिय नहीं हो पाए। नीला ड्रैगन बैठने की जगह से बाहर आया, जहां वह दाना के साथ इंतजार कर रहा था। बहुत बढ़िया काम, सभी ने। हम विजेता के लिए स्टॉम्प में हुई गलती को ठीक कर देंगे। अब देखते हैं कि मूल्य निर्धारण चार्ट क्या कहता है। उन्होंने घोषणा की। हमारे पास मैजिक आर्मर की एक प्रति है जो समय सीमा से पहले पूरी हो गई थी, साथ ही स्टॉम्प भी है जो सक्रिय नहीं हो पाया है। तो तीसरे स्थान पर हमारे पास रैंड है। फिर लाइटनिंग बोल्ट और मैजिक आर्मर का मूल्य बराबर है। लाइटनिंग बोल्ट पहले पूरा हो गया है। हालांकि इस राउंड के लिए हमारा विजेता फोर्स स्लैम है, जो वर्तमान में स्टोर की इन्वेंट्री में नहीं है। यह मंत्र कुछ कौशल निर्माणों के अंतर्गत डेर्यूड शस्त्रागार का हिस्सा है, लेकिन मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यह कभी हमारे भंडार से होकर गुजरा हो। उन्होंने घोषणा की। अन्य शिलालेखवादियों ने खुशी मनाई और एक वृद्ध ड्रैगनकिन बाहर आया और गलती ढूंढने के लिए स्टॉम्प पुस्तक को पलटने लगा। उन्होंने किसी तरह का जादू किया जिससे पृष्ठ का एक हिस्सा मिट गया और फिर एक नया पैराग्राफ लिखा। इससे पुस्तक सफलतापूर्वक पूरी हो गई और अंतिम कौशल पुस्तक तैयार हो गई। अब क्या विजेता अपनी जीत की रकम अपने पास रखना चाहेगा, या शायद उसे स्टोर क्रेडिट के बदले में बेचना चाहेगा? नीले ड्रैगन ने पूछा। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि वह उत्तर के रूप में स्टोर क्रेडिट की आशा कर रहा था। डाना, क्या तुम्हें कुछ अच्छा मिला? काल ने पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, मिल ही गया। मुझे लोड्स के लिए मिस्टिक कुकिंग की किताबों का एक पूरा संग्रह और रैमी के लिए एक अलकमी किताब मिल गई। दुकानदार थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। हो सकता है जादूगरी से जुड़ी कई कक्षाओं में उसकी तरक्की ने उसे हमारी दुकान में मौजूद हुनर से कहीं ज्यादा हुनरमंद बना दिया हो। काल ने विनम्रता से यह नहीं बताया कि वह भी उतनी ही आसानी से कौशल पुस्तकें बना सकती है जितनी आसानी से वह बना सकता है। यह ऐसी जानकारी नहीं थी जो डार्कलाइट होस्ट के केंद्र के बाहर किसी और को पता हो। इसलिए अगर इसे गुप्त रखा जा सकता तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि लोग इसके बारे में डाना को परेशान करेंगे। ये बहुत प्रभावशाली संग्रह है। केवल एक नई पुस्तक ढूंढना ही काफ़ी कठिन है, लेकिन दो अलग अलग विशेषताओं वाली पुस्तकें ढूंढने के लिए ये वास्तव में आसपास की सबसे अच्छी स्टॉक वाली दुकान है। दुकानदार, मैं अपनी जीत की रकम स्टोर क्रेडिट में बदल दूंगा। इससे आज की हमारी खरीदारी पूरी हो जाएगी और जो भी बचेगा उसे हम अगली बार किसी गिल्ड सदस्य को किसी नए कौशल की ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। काल ने जवाब दिया। ये बहुत अच्छी खबर है। दुकान के लिए एक नया दौर एक बड़ी उपलब्धि है। अन्याय को रोकने के लिए विजेताओं को अगले दौर से बाहर बैठना होगा। लेकिन आप हमारी अलमारियों को देखने के लिए स्वागत हैं। हर चीज़ स्किल बुक नहीं होती। हमारे पास फिक्शन, इतिहास, थ्योरी, शिक्षा और कई अन्य किताबें भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा। ओह, ये तो बढ़िया आइडिया है। हमारी गिल्ड लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे पास इनमें से कुछ नहीं होंगे। अब जब सैफायर इसकी देखभाल कर रही है तो हमें इन्वेंट्री बढ़ाने पर काम करना चाहिए। काल ने सहमति जताई। भले ही उसकी उपस्थिति से द्रोध के कुलीनों के दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। मिथक लाइब्रेरियन नीलम, दुकान के प्रभारी नीले ड्रैगन ने पूछा। नोवेल फायर। काल ने सिर हिलाया। वह हाल ही में एक ट्रेड स्किल स्वीकार करने के बाद हमारे गिल्ड में शामिल हुई है। वह इस समय हमारे द्रोध गिल्ड हाउस में है और वहाँ गिल्ड लाइब्रेरी की सूची बना रही है। हमने वहाँ एक ऐतिहासिक किताबों की दुकान से अतिरिक्त किताबें लाद दी और यह विविधता कुछ अनोखी है, जैसा कि कुछ शैक्षिकी पुस्तकों में लिखे गए नोट्स में भी बताया गया है। उनमें से अधिकांश अच्छी सलाह थी, लेकिन ड्रैगन के अनुसार नोट्स बनाने वाले कुछ छात्र स्पष्ट रूप से अपनी कक्षाओं में असफल हो रहे थे और यह सभी के लिए बेहतर था कि पुस्तकों को किसी और के पढ़ने से पहले उनमें से बुरी सलाह को हटा दिया जाए। लेकिन मिक ने बताया कि वह अपना अधिकतर समय एक हाथ में रोमांस की किताब लेकर बिताती थी, क्योंकि वह जादुई कौशल का उपयोग करके शैक्षिकी पुस्तकों को छांटती रहती थी। अगले 1 घंटे के दौरान काल और डाना दुकानदार के पीछे पीछे घूमते रहे और सफायर को गिल्ड लाइब्रेरी के लिए आवश्यक पुस्तकों के बारे में संदेश भेजते रहे। उनके पास इनकी कोई कमी नहीं थी, तथा मुख्य शोरूम से दूर वहां अधिक सांसारिक शीर्षकों की कई मंजिलें थीं जो कौशल पुस्तकों के लिए आरक्षित थीं, जिन्हें खोजने के लिए उनके अधिकांश संरक्षक यहां आते थे। क्या आप अपनी खुद की एक लाइब्रेरी शुरू करने का इरादा रखते हैं? एक सार्वजनिक लाइब्रेरी, मेरा मतलब है, उन्होंने पूछा, क्योंकि किताबों की सूची 500 के करीब पहुंच चुकी थी और ट्रेडेड स्किल बुक्स के लिए स्टोर क्रेडिट कम हो रहा था। काल ने सिर हिलाया। नहीं, हम सोच रहे थे कि हम गिल्ड लाइब्रेरी को गिल्ड सदस्यों और उनके बच्चों के लिए आरक्षित कर देंगे। इस तरह उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जगह होगी, ड्रैगन के पास संदर्भ सामग्री होगी और हम उनके लिए कौशल पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वे अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ सकें।
एक नीले ड्रैगन के रूप में आपने हमारे प्रयोगों की सफलता के बारे में पहले ही सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। दुकानदार ने उत्सुकता से सिर हिलाया। टोटेम रैंक और उससे ऊपर के सभी लाइब्रेरियन एक ग्रुप चैट में हिस्सा लेते हैं। लेडी सैफायर पहले ही पैलाडिन प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट की सफलता और इस बात की पुष्टि कर चुकी हैं कि यह अन्य वर्गों के लिए भी कारगर हो सकता है। यदि वास्तव में इन सभी योद्धाओं के लिए उन्नत कक्षाएं अनलॉक करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है तो उस परियोजना में अनुसंधान दुनिया में क्रांति लाएगा। यह अद्भुत शानदार नया ज्ञान है। वह आदमी उत्तेजना से लगभग कांप रहा था। ऐसी अवस्था में वे लोर्ड्स को लगभग हर रोज देखते थे, लेकिन जब बातचीत में उनके दिव्य पहलू का जिक्र होता था तो ड्रैगन और ड्रैगन पुरोहितों के लिए यह अपरिहार्य था। वास्तव में ऐसा ही है। हम बाद में और भी प्रयोग करने जा रहे हैं, दोनों आधार योद्धाओं के साथ, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अन्य उपयुक्त वर्ग हैं, और अन्य वर्गों के साथ उनकी बहुमुखी प्रतिभा और क्षति उत्पादन में सुधार करने के लिए। हमारा मानना है कि कई काल कोठरियों की कठिनाई ये की सीमाओं के कारण इतनी ज्यादा नहीं है, वरना वे बेहतर लूट का सामान दे पाती। नोवेल फायर। इसके बजाय हमारा सिद्धांत यह है कि कालकोठरी केवल खराब समूह संरचना के कारण ही कठिन है। अगर प्रवेश करने वाले टोटेम के पास कौशल का एक उचित विविध सेट होता तो संभव है कि उनके लिए बाधाओं को पार करना बहुत आसान होता, काल ने समझाया। दुकानदार मुस्कुराया। ओह, तुम्हारी बात सही है। भ्रष्ट नागा दलदल की तरह सभी राक्षस ज़ॉम्बी श्राप के प्रभाव में हैं और इसका असर छापा मारने वाले दल के सदस्यों पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि शमन के बिना प्रवेश करना भी लगभग असंभव है, क्योंकि उनके क्षेत्र शुद्धिकरण टोटेम पोल ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमात्र प्रभावी प्रतिकार हैं। खैर, जब तक कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास पवित्र भूमि या कोई अन्य पवित्र जादू शुद्धि क्षेत्र प्रभाव हो। free-novelfire.com। काल हंसा। और ड्रैगन पादरी वर्ग के उच्च पदों के बाहर ऐसा होना आम बात नहीं है। हमारे एक सदस्य के पास यह है। खैर, मैंने कम से कम 2 लोगों को इसका इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन इसके सीमित दायरे को देखते हुए मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की कालकोठरी लड़ाई करना कितना मुश्किल होगा। बूढ़ा अजगर मुड़ा और उनके सिर से लगभग 2 मंजिल ऊपर रखी शेल्फ से एक किताब उठा लाया। इसे भी अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें। ये शमनों के लिए उन्नत टोटेम शिल्पकला है। यह कोई कौशल पुस्तक नहीं है, लेकिन अगर वे प्रतिभाशाली हैं तो वे इस पुस्तक में दिए गए पाठों से कई नए प्रकार के टोटेम बना सकेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रेमी अपनी चमकदार सुनहरी बॉलगाउन में प्रकट हुई और उसने अपनी चारों बाहें फैला दीं। लाइब्रेरियन, ये रेमी है, मेरी एक बंधुआ साथी और एक नागा शमन रानी। नीले ड्रैगन की तरह उसमें भी नए ज्ञान की अदम्य प्यास है, और यह किताब उसकी कक्षा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, काल ने समझाया। ड्रैगन मुस्कुराया और उसे लेने दिया। फिर रेमी के खुश होने पर वह भी मुस्कुराया और अपने नए खजाने के साथ पढ़ने के क्षेत्र की ओर भाग गया। लगता है आज के लिए रेमी को हमने खो दिया है, लेकिन वो बाहर तो पहुंच गई और ये उसके लिए एक उपलब्धि है, दाना ने कहा। वह कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं है। आमतौर पर नागा रानियां काफी मिलनसार होती हैं, अजगर ने पूछा। दाना ने सिर हिलाया। उसे लोगों से प्यार है, लेकिन अगर तुम उसे शमन मंत्रों या कीमिया पर केंद्रित कर दोगे तो वह एक ही बार में पूरा दिन गंवा देगी। नागा को असल में सोने की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो? दुकानदार ने सिर हिलाया। ब्लू ड्रैगन्स के बारे में कहा जाता है कि वे सदी में सिर्फ एक बार सोते हैं और कुछ सालों तक आराम करते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग एक नियमित दिनचर्या का पालन करना पसंद करते हैं ताकि सालों भर की खबरें न छूटें। क्या आपके पास कोई सुरक्षित वाचनालय है? मुझे लगता है कि वह टोटम सीखते समय उनका परीक्षण करना चाहेगी, और ऐसा करना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि पास में ही शिलालेखवादियों से भरी एक पूरी मेज बैठी होगी, काल ने पूछा। बिल्कुल, पीछे की तरफ एक व्यवहारिक शिक्षण क्षेत्र है जिसमें निजी कमरे और आरामदायक कुर्सियां हैं। मुझे लगता है कि सांपों के अनुकूल वाला खाली है, उसने जवाब दिया। दाना खिलखिलाकर हंसी। सर्प मित्र, उसने सिर हिलाया। बड़ी गर्माहट देने वाली बीनबैग कुर्सियों के साथ जो सर्पाकार शरीर और ठंडे शरीर के तापमान के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। स्टाफ का एक सदस्य पहले से ही रेमी को उस दिशा में ले जा रहा था, जबकि विचलित नागा अपनी नई शैक्षिकी पुस्तक का परिचयात्मक अध्याय पढ़ रही थी। ये दुकान 24 घंटे खुली रहती है। अगर आपके दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिए, हम उसे लेने चलेंगे, नीले ड्रैगन ने फुसफुसाते हुए कहा। आप वाकई अपने ग्राहकों को अच्छी तरह जानते हैं। धन्यवाद लाइब्रेरियन। शायद हम बाद में आपके लिए 1-2 नई कौशल पुस्तकें लेकर आएंगे। हर किसी को नए कौशल पसंद आते हैं। आप दोनों का किसी भी समय स्वागत है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। वह सहमत हो गया। काल ने दाना को जादूगर टॉवर से बाहर निकाल दिया तथा रेमी को उस दिन के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया। क्या तुम घूमना चाहोगे या शायद कुछ नाश्ता करोगे? रे ने नीला को कॉफ़ी शॉप में खींच लिया है, वाइन चखने की योजना के साथ।
कारा और लोर्ड्स ओफेलिया के साथ एक बेकरी में हैं और थोर टेसा को धूप सेंकने के लिए समुद्र तट पर ले गया है। काल ने पूछा। उन्होंने एक बेकरी में एक कैस बेजर को आने दिया। अपनी मर्जी से, एक ग्रीन ड्रैगन पादरी के साथ, दाना ने अविश्वास से जवाब दिया। काल हंसा। दरअसल कारा का एक अधिपति श्रेणी की हरी ड्रैगन पुजारिन के साथ आना इसे कुछ ज्यादा विश्वसनीय बनाता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? हालांकि उसे यह मानने में बहुत अरुचि हो रही थी, लेकिन वह सही था। लोर्ड्स और कारा को एक साथ देखना मानो एक भविष्यवाणी के सच होने जैसा था। एक की मौजूदगी ही दूसरे की मौजूदगी का संकेत देती थी, चाहे वे कहीं भी हों। दाना काल की तरफ मुस्कुराए। मेरे पास एक आइडिया है। लोग जल्द ही यह जान जाएंगे कि गिल्ड अलायंस जो कुछ भी पहन रहा है उसका ज्यादातर हिस्सा तुमने ही बनाया है। इसलिए अगर हम बाजार में ही रहेंगे तो ऑर्डर देने के लिए लोगों की भीड़ लग जाएगी। यदि हम कहीं अधिक निजी और विशिष्ट स्थान पर जाते हैं तो केवल कुछ ही लोग आप तक पहुंच पाएंगे और हम दोपहर तक आराम कर सकेंगे। मैं सोचता हूं कि हमें लोगों को देखने का एक दिन चाहिए, राय के फैशन को दिखाने के लिए और शहर के ज़्यादा से ज़्यादा निवासियों को देखने के लिए भी। यहाँ ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो हमने पहले नहीं देखा होगा और ये सब इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि मुसीबत खड़ी कर दें। किताबों की दुकान के एक कर्मचारी ने घबराकर उनकी तरफ देखा। क्या तुम्हें किसी मुसीबत का अंदेशा है? काल ने सिर हिलाया। कुछ समय पहले किसी ने हमारे गिल्ड के सदस्यों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं लगता कि आज उत्सव के दौरान कोई इतना बेशर्म होगा। क्लर्क बहुत राहत महसूस कर रहा था। ये सच है, बहुत कम लोग शीतकालीन सामाजिक आयोजनों के दौरान किसी भी प्रत्यक्ष और अक्षम्य अपमान के अलावा किसी भी चीज़ के लिए चुनौती देंगे। अमर रीजेंट आज शहर में हैं और वे इस तरह के द्वंद्व युद्धों को बहुत कम महत्व देते हैं, विशेषकर वे जिनके पास कोई उत्कृष्ट कारण नहीं है। उन्होंने बताया। शुक्रिया, ये जानकर अच्छा लगा। मैं कोई भी चिड़चिड़ा काम करने से बचूंगा। काल ने आंख मारते हुए जवाब दिया। वह ऐसा नहीं लग रहा था जिससे उसे परेशानी हो, लेकिन फिर भी वह युवा जादुई दानव टोटेम रैंक और उससे ऊपर की सभी चीज़ों का विशेषज्ञ नहीं था। इतनी शक्ति वाले लोगों के अपने नियम होते थे और वे हमेशा किसी और के लिए, खासकर उन दानवों के लिए जो अपना ज़्यादातर जीवन नीले ड्रैगन के साथ पुस्तकालयों में बिताते थे, समझ से परे होते थे। काल ने दाना को दरवाजे से बाहर निकाला और जैसा कि अपेक्षित था वह सड़क पर न होकर एक रेस्तरां की लॉबी में पहुंच गया। अच्छा, ये तो नया है। क्या हमने गलत दरवाज़ा इस्तेमाल किया? वह बुदबुदाया। लॉर्ड काल और लेडी डाना, कृपया इस तरफ आइए, आपके साथ ही इंतज़ार कर रहे हैं, मेज़बान ने उन्हें बताया। वह आदमी साफ तौर पर किसी न किसी तरह का ड्रैगन था, लेकिन उसके मानव रूप में काल यह नहीं बता पा रहा था कि वह किस तरह का ड्रैगन है, जो अपने आप में असामान्य था। शायद वह रंगीन ड्रैगन में से एक नहीं था। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसमें वह विशिष्ट दिव्य आभा नहीं थी जो वे छोड़ते थे। मेज़बान उन्हें एक आलीशान रेस्तरां में ले गया जो विंटर सोशल के बेहतरीन परिधानों में मेहमानों से भरा हुआ था, और उन्हें एक मेज पर बैठाया जहां दो बुजुर्ग शक्तिशाली व्यक्ति एक दूसरे को घूर रहे थे। अमर रीजेंट, सुप्रीम लेडी मटिल्डा, आप दोनों से दोबारा मिलकर खुशी हुई, काल ने दोनों को हल्के से झुककर कहा। डाना ने विनम्रता से प्रणाम किया और मटिल्डा खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें ज्यादातर इसी रूप में रहना चाहिए, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल इंसानी यही तरीका है। तुम दोनों को, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो किस सीन अच्छा नहीं लगेगा। बीस्टिकिन किस बहुत ही बेढंगे होते हैं, बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं। आज़ोव ने अपनी कनपटियां रगड़ी और काल को उसके लिए गहरी सहानुभूति हुई। वह मटिल्डा के साथ हजारों सालों से रिश्ता रखता आ रहा था और वही उसका एकमात्र दोस्त था जो उसके संदर्भ को समझ सकता था। एक पल बाद उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट ला दी। आप दोनों को आपकी आने वाली शादी की बधाई। लगता है मेरी उपस्थिति पक्की है, RSVP आमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं है। मटिल्डा मुस्कुराए और अमर ने आह भरी। कृपया हमारे साथ दोपहर के भोजन के लिए आइए। यहाँ रेस्टोरेंट में उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक फैशन शो है और मुझे लगा कि आप दोनों को आमंत्रित करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग हैं और कलाकार स्वयं भी व्यस्त हैं, मटिल्डा ने समझाया। आज उसकी अस्त व्यस्त आभा काफ़ी शांत थी, लगभग कैरा जितनी ही। काल को तो यह अजीब लगा, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी लोगों के लिए यह वाकई एक दयालुता थी। एक गुजरती हुई वेट्रेस ने उसकी बातें सुनी और रुक गई। क्या वह महिला शो में शामिल होने वाली है? मैं अभी आपकी जानकारी ले सकती हूँ। बस आपका नाम, गिल्ड अलायंस और आपके डिज़ाइनर का नाम और उनका कोई भी जुड़ाव। प्रतियोगियों में एक दिव्य लोमड़ी का होना शो के लिए एक बड़ा बोनस होगा और उसका बॉस निश्चित रूप से उसे दाना को साइन करने के लिए बोनस देगा। डाना, डार्कलाइट होस्ट की नारा ग्रुप अलायंस का हिस्सा। मेरी ड्रेस डार्कलाइट होस्ट की लेडी रे ब्लडबाथ ने बनाई थी और एक्सेसरीज डार्कलाइट होस्ट के काल ने, जो मेरे बगल में खड़ा है। वेट्रेस ने धीरे से पलकें झपकाईं। डाना की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई, फिर उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी फैल गई।
बहुत बढ़िया, शुक्रिया लेडी डाना। सर, क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहते थे, या आप लेडी को अपने ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने देंगे? उसने पूछा। मटिल्डा ने मेज़ पर नाखून से आवाज़ लगाए। वह अंदर आएगा। मैं आज से शादी के निमंत्रण भेजना शुरू करना चाहती हूँ, और बहुत कम लोग ही सही मायने में समझ पाते हैं कि दूल्हा दुल्हन कौन है। समझ गई, सुप्रीम लेडी। वेट्रेस चीखी और फिर भाग गई। मटिल्डा ने आह भरी। मैंने अपनी आभा को नियंत्रित करने के लिए बहुत कुछ किया है, और फिर भी मेरी पहचान लोगों को डराती है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन शो के बाद मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हमारी अतिथि योजना के सेलिब्रिटी वाले हिस्से का ध्यान रखा जाएगा। क्या कोई विशेष कारण है कि हमें प्रसिद्ध होना चाहिए? डाना ने पूछा जैसे ही काल ने उसके लिए अपनी सीट समायोजित की, फिर मेज पर उसके साथ बैठ गया। बिल्कुल। आप नहीं, रुकिए, मैं आपको अभी यह हिस्सा नहीं बता सकता। इससे सरप्राइज खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, यह ज़रूरी है कि शोलाह में आपको मशहूर माना जाए, इससे पहले कि आप यहाँ से बोर हो जाएं। आज़ोव ने आह भरी। वह कहना चाह रही है कि वह तुम्हारे भविष्य में दखल देना चाहती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तुम्हारी खातिर मैं उम्मीद करता हूं कि इसका अंत अच्छा ही होगा, लेकिन कैस के साथ इसकी कोई गारंटी नहीं है। काल ने लंबे समय से पीड़ित अमर के कंधे पर थपथपाया। ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपने जीवन पर अराजक प्रभावों का आदी हो चुका हूं। आज़ोव ने सिर हिलाया। अगर काल को लगता था कि कैस बेजर एक अराजक प्रभाव है, तो उसने अभी कैस ड्रैगन के असली स्वरूप को समझना शुरू ही किया था। लेकिन कम से कम वह विश्व ड्रैगन का अवतार तो था। अगर वह गलती से किसी नज़दीकी वास्तविकता में पहुंच जाता है, तो प्लेन्सवॉकर क्षमता उसे घर वापस आने देगी। उसे कौशल हासिल करने के लिए पर्याप्त कौशल अंक हासिल करने में समय लग सकता है, लेकिन वह एक दिन वापस आ सकेगा। आज़ोव ने इस अजीब जोड़ी की जांच की। वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, और उनकी ऊर्जाएं बहुत समान तरंगदैर्घ्य पर प्रतिध्वनित होती थीं। लेकिन केवल काल ही उस तरह की उन्नत मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदर्शित कर रहा था जिसकी पावर मैट्रिक्स से अपेक्षा की जाती है। क्या दोनों में से किसी ने भी अभी तक दाना से इस पर काम शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था? हाँ, वह केवल एक अधिपति थी, लेकिन वह जल्द ही एक टोटेम बन जाएगी, और मिथिक रैंक की तैयारी शुरू करने में कभी देर नहीं होती। काल, मैं देख रहा हूं कि आपने अपने पावर मैट्रिक्स को 27.8 फोकस तक सुधार लिया है। लेकिन मिस डाना ने अभी तक शुरू नहीं किया है। क्या देरी की कोई वजह थी? उसने पूछा। क्या ये कोई विशिष्ट वर्गीय योग्यता नहीं है? काल ने पूछा। आज़ोव ने निराशा में अपना माथा पीट लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जादूगर वर्गों को मिथिक रैंक तक पहुंचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पावर मैट्रिक्स जितना मजबूत होगा, उनकी मन और आत्मा शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। सिद्धांत रूप में ज्यादातर प्रजातियां मिथिक रैंक तक पहुंच सकती हैं, अगर वे 9 फोकस संरचना में निपुण हो जाएं। हालांकि कुछ इस दर से ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन से वर्ग इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल मानसिक दृढ़ता और शुरू करने के लिए आवश्यक मन के स्तर पर प्रतिबंध है। ओह, ठीक है, आप काबटुमिया महाद्वीप से हैं, गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र से, है ना? वे शायद अब भी यही सोचते होंगे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ भिक्षु ही कर सकते हैं, क्योंकि वे इस हुनर से शुरुआत करते हैं। उसे एहसास हुआ। काल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। दरअसल उसने सोचा था कि यह एक खास चीज़ है, और जादूगरों के अपने तरीके होते हैं। कोई बात नहीं, हम इसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। वैसे भी आपका व्यक्तिगत मैट्रिक्स उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आपने, वह क्या है? आज़ोव ने जवाब दिया। सर्वोच्च महिला मटिल्डा, मैंने उन्हें अपने मैट्रिक्स के लिए एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया। निर्देशों में कहा गया था कि मुझे मैट्रिक्स को आकार देने के लिए एक ऐसे महान प्राणी का उपयोग करना चाहिए जिसके रूप पर मैं स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित कर सकूं, और वह अब तक की सबसे शक्तिशाली प्राणी है जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। काल ने समझाया। मटिल्डा ने अपने पुराने साथी को देखकर मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम सब चिंतित थे कि वह अराजकता को समझ नहीं पाएगा, और यहाँ वह इसका इस्तेमाल करके अपने पूरे पावर मैट्रिक्स को आकार दे रहा है। ये वास्तव में कोई बुरी समानता नहीं है। तुम्हें उसका ड्रैगन रूप कैसे देखने को मिला? आज़ोव ने पूछा। उसने मुझे एक बार दिखाया था, लेकिन ज्यादातर मैंने कैरा से ही पूछा था। वे दोनों अक्सर मन ही मन बातें करती हैं, और बेजे की कल्पना शक्ति बहुत तेज है। काल ने बताया। आज़ोव ने अपनी उंगली हिलाकर काल पर जादू कर दिया। आपका मूल नियम मन हेरफेर पर केंद्रित है, अमरता के लिए उत्कृष्ट विकल्प। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपको अग्नि, पवित्र जादू और अराजकता से लगाव है। अराजकता की सच्चाई को छूना भी असामान्य है, लेकिन ये बताता है कि आप उसके रूप को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ सकते हैं कि उसे केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग कर सकें। मैं मिस डाना के दिमाग में एक छवि डालूंगा, साथ ही उनके पावर मैट्रिक्स को बेहतर बनाने के कौशल के मूल सिद्धांतों को भी बताऊंगा। मैं देख रहा हूं कि उसका मन जादू के देवता के साथ बेहतर तालमेल बिठा रहा है, और यह एक पावर मैट्रिक्स है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं उसे यह ज्ञान प्रदान करूंगा।
इससे तुम दोनों को शादी के बाद संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, उन्होंने समझाया। जब आज़ोव ने जादू किया तो डाना के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा और काल उत्सुकता से उसे देख रहा था। तो क्या आपके पास भी मेरे जैसा कोई हुनर है? इससे दूसरों को हुनर सीखने को मिलता है, उन्होंने पूछा। आज़ोव ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास जो है वो मेमोरी ट्रांसफ़र है। ये बस उन्हें किसी चीज़ की मेरी यादें दिखाता है। इस मामले में लेक्चर और इस प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए इस पर पाठ्यपुस्तक। मटिल्डा ने सिर हिलाया। उसने सचमुच अमरता पाने के लिए पावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे करें इस पर किताब लिखी है। ड्रैगन द्वीप समूह में इस्तेमाल होने वाली असली पाठ्यपुस्तक। दाना मुस्कुराई और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि आज़ोव उसे क्या सिखा रहा था। ये तो शानदार है, बिल्कुल शानदार। अब मैं बहुत बेहतर समझती हूँ, वह हौंकते हुए बोली। आज़ोव ने सिर हिलाया। अब तुम्हें बस किसी एक मूल नियम को अपने अनुकूल तरीके से समझना है और तुम मिथकीय स्थिति और अमरता की ओर अग्रसर हो जाओगे। ऐसा लगता है कि कहना आसान है, करना मुश्किल। मैंने इसे आपके नोट्स में देखा है और मैं इसकी अवधारणा समझती हूँ, बस मुझे नियम समझ नहीं आ रहे हैं। अगर यह समझ में आता है। दाना ने सहमति जताई। आज़ोव की सौम्य मुस्कान ने कहा कि यह अवश्यंभावी था। यदि ब्रह्मांड का सत्य इतनी आसानी से हमें प्रदान किया जाता तो हम सभी अमर होते। हालांकि अगर तुम दोनों अमर लोक में थोड़ा समय बिताओ तो शायद तुम उन्हें जल्दी समझ सको। मैं इस समय इसकी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अमर लोक सुरक्षित जगह नहीं है और जो अमर नहीं है उन्हें वहां का इंसान नहीं माना जाता, उसने समझाया। काल ने भौहें चढ़ाईं। क्या इसीलिए वे इस दुनिया की समस्याओं में मदद के लिए यहाँ नहीं आते? आज़ोव ने सिर हिलाया। नहीं, यहाँ रहने वाले अमर देवता और सर्वोच्च देवी ने इस दुनिया को छिपाने के लिए एक जादू किया है ताकि वे गुलामों की तलाश में इस दुनिया पर हमला न कर सकें। वरना इस दुनिया की समस्याएं इसकी मौजूदा चिंताओं में सबसे कम होतीं। खैर, ये बिल्कुल भी परेशान करने वाली बात नहीं है। क्या अमर प्राणियों की शक्ति में अंतर वाकई इतना ज्यादा है? काल ने पूछा। मटिल्डा ने कंधे उचका दिए। खैर, असल में अमर श्रेणी के निवासियों को भी कुछ खास नहीं माना जाता, खासकर अगर वे बुजुर्ग हों। अमर क्षेत्र में शक्ति रखने वाले महापुरुष और अर्धदेव हैं। बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं और उनमें से भी कम मरते हैं। तो अमर क्षेत्र में उन सब ने अपने अपने राज्य बना लिए हैं। एक बार जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे। अमर लोक कोई एक ग्रह नहीं है, बल्कि ज्यादा शक्तिशाली प्राणी शून्य में तैरते हुए दुनियाएं, महाद्वीप या यहाँ तक कि शहर भी बनाते हैं। एक बार जब आप अमर हो जाते हैं तो अपने आंतरिक मान से खुद को बनाए रखना कोई समस्या नहीं है, इसलिए शून्य में आगे बढ़ना संभव हो जाता है। अमर लोक में जीवित रहने का मूल कौशल, एक छोटी सी दुनिया बनाने की क्षमता, तुम्हें पहले से ही पता है। बस इसे 100 गुना बढ़ा दो पूरी तरह से बने नियमों के साथ और तुम अमर लोक के छोटे छोटे क्षेत्रों के करीब पहुंच जाओगे। ड्रैगन थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराया। जानते हो, शायद तुम्हारे लिए वहां जाना अच्छा रहेगा, सिर्फ असली शक्तिशाली मन की अनुभूति सीखने के लिए। जब तुम तैयार होगे मैं तुम्हें बता दूंगा। अन्य मेहमानों के साथ बातचीत करते हुए उनके लिए भोजन का दौर चलाया गया। सभी ने काल और दाना को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा, क्योंकि वे कमरे में मौजूद दो सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच सम्मान के स्थान पर थे, और कई लोगों को यह एहसास हो गया था कि वे सुप्रीम लेडीज गिल्ड के सदस्य थे। यह एक ऐसी जिज्ञासा थी जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत कम लोग इतने बहादुर होते थे कि अपनी मेज़ पर जाकर बातचीत कर सकें। वे काल और दाना के भीड़ में शामिल होने का इंतजार करते। फैशन शो के सभी प्रतियोगी कृपया अपने पहने हुए कपड़े उतार दें जिन पर वे चाहते हैं कि अन्य लोग बोनस देखें और मंच के सामने आ जाएं। मेजबान ने घोषणा की। ये हमारा संकेत है, सर्वोच्च महिला, अमर रीजेंट, यह एक खुशी की बात है। काल ने घोषणा की। ओह, जब तुम खत्म कर लोगे तो हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज रात हमें बहुत सी बातें करनी हैं और जब भी मैं आती हूँ आज़ोव को अल्सर हो जाता है। मटिल्डा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काल ने अपने सारे कपड़े उतार दिए लेकिन उन्हें पहने रखा। अगर मेहमान उसके पहने हुए कपड़े देखना चाहते तो देख सकते थे। आखिरकार राय के पास बिक्री के लिए और भी बहुत कुछ था। मंच की ओर हाथ में हाथ डाले चल रहे बिल्ली दानव और दिव्य लोमड़ी ने न केवल ध्यान आकर्षित किया बल्कि स्पॉटलाइट भी आकर्षित की, जिससे हर कोई उनके पास आते समय उन्हें बेहतर ढंग से देख सकता था। सभी लोग कृपया डार्कलाइट होस्ट के काल और दाना का हार्दिक स्वागत करें, जो आज शाम हमारे फैशन शो के प्रथम प्रतियोगी हैं। उनका सारा फैशन डार्कलाइट होस्ट के कारीगरों द्वारा घर में ही बनाया गया था और मैंने उनके बीच 1 दर्जन से अधिक टोटेम रैंक, टोटेम ग्रेड आइटम प्रदर्शित किए। सभी में विशेष रूप से तैयार की गई लड़ाकू क्षमताएं थीं, इनमें से कोई भी यादृच्छिक नहीं थी। उद्घोषक ने घोषणा की, फिर एक दूसरे उद्घोषक की उत्साहित आवाज ने कार्यभार संभाला। यदि आप लेडी डाना की पोशाक को देखें तो उसे डार्कलाइट होस्ट के रे ब्लडबाथ द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है तथा लॉर्ड काल द्वारा रूनक्राफ्टिंग के साथ इसे पूर्ण किया गया है।
कपड़ा टोटेम रैंक डेमोनिक स्पाइडर सिल्क है और बुनाई की मोटाई को बिना किसी सिलाई के पतले से पूर्ण कवरेज तक बदल दिया गया है। प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले मिथिक रैंक तत्व क्रिस्टल के टुकड़े हैं और उन्हें परिधान पर मन भंडारण मंत्र में एकीकृत किया गया है। सचमुच अद्भुत काम है। काल मुस्कुराया क्योंकि डाना के कान फड़क उठे। अपने पहनावे की प्रशंसा सुनकर लोमड़ी की तरह लाल हो गई और भीड़ ने जयकार करना शुरू कर दिया। लॉर्ड काल ने उसी डिजाइनर का सूट पहना है जो सीमलेस सिल्क से बना है, लेकिन इसमें रून क्राफ्टिंग की मदद से क्षति में कमी के लिए प्रतिशत आधारित और फ्लैट बोनस दोनों को शामिल किया गया है। सचमुच यह एक फैशनेबल कवच है जिसमें क्षतिग्रस्त होने पर स्वयं मरम्मत करने का बोनस भी है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका टाई क्लिप, जिसमें एक टोटेम रैंक वाला पवित्र पत्थर है जिस पर पवित्र भूमि मंत्र अंकित है। जब काल और डाना मंच पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनकी सराहना की और फिर जयकारे लगने लगे। लेकिन ये प्रतियोगिता पूरी तरह से वस्तुओं पर मिलने वाले बोनस के बारे में नहीं थी, बल्कि फैशन के बारे में थी, और यह पूरी तरह से व्यक्तिपरक था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे राय ने तेजी से और बेहतरीन तरीके से समझा जब वह वाइन चखने के दौरान नीला को अपने साथ ले जा रही थी। ये स्थान अधिकतर पिशाचों और अन्य रात्रिच्य प्रजातियों से भरा हुआ था जो इस बड़े दिन के लिए स्वयं को यहाँ खींच लाए थे, और उन्हें उसकी शैली बहुत पसंद आई। हालांकि उनमें से अधिकांश को यह अच्छी तरह पता था कि राक्षसी मकड़ी एक सर्वोच्च शिकारी थी और उसके रूप में खुद को लपेटना राय द्वारा उन पर किसी प्रकार के उच्च दावे के रूप में गलत व्याख्या की जा सकती थी। इससे संभवतः उनमें से अधिकांश को बाद में उससे कपड़े खरीदने से रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन एक बंद भूमिगत स्थान में इस मुद्दे के संभावित नकारात्मक पहलू थोड़े अधिक प्रमुख थे। विशेषकर तब जब वह हर बार गायब हो जाती थी। वह भूल जाती थी कि उसे लोगों से बात करने के लिए दिखाई देना चाहिए। वह वास्तव में अदृश्य नहीं हो रही थी, लेकिन अपने अनुकूल रंग और एक अंधेरे वाइन सेल में उसका काला पहनावा स्वाभाविक रूप से पृष्ठभूमि में घुल मिल गया था। नीला जैसे लोग जिनकी तापीय दृष्टि थी उन्हें लगा कि यह एक अद्भुत तरकीब है, लेकिन जो लोग सामान्य प्रकाशीय दृष्टि पर निर्भर थे वे ज्यादातर बस थोड़ा सा डरे हुए थे। यह उनके लिए सबसे बड़ी प्रशंसा थी जो वे उसे दे सकते थे। रेस्तरां में काल और डाना के चारों ओर मंच तेजी से मॉडलों और उन शिल्पकारों से भर रहा था जिन्होंने उन्हें उस शाम के लिए प्रायोजित किया था। वहाँ कोई घटिया डिज़ाइन नहीं था, सिर्फ कार्यात्मक फैशन का शिखर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई खास प्रतिभागी नहीं थे। पुरुष पक्ष में एक विशेष रूप से आकर्षक ड्रैगनकिन को उसके स्केल पैटर्न वाले सूट के लिए सबसे अधिक ध्यान मिल रहा था, जिसे मिथिक डेंगॉन में पाए गए एक राक्षसी सर्प से बनाया गया था। लेकिन महिला पक्ष में असंतोष बढ़ रहा था क्योंकि अन्य को यह एहसास हो गया था कि न केवल पोशाक बल्कि दिव्य लोमड़ी की सहज सुंदरता ने दाना को अन्य प्रतियोगियों से कहीं ऊपर रखा था। काल और डाना को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्हें आज़ोव और मटिल्डा ने आमंत्रित किया था, लेकिन विजेता के लिए एक बड़ा पुरस्कार था, साथ ही इससे प्रतिष्ठा और नेटवर्किंग के अवसर भी प्राप्त होंगे। इनमें से कुछ डिजाइनर अन्य देशों के गिल्ड नेताओं को तैयार कर रहे थे और एक दूसरे को जानना इस आयोजन का वास्तविक लाभ था। पुरुषों, कृपया आगे आएं और तख्तियां दिखाकर हम पुरुषों की फैशन प्रतियोगिता के विजेता का निर्धारण करेंगे। मेजबान ने घोषणा की। हमारे हर प्रतियोगी के पैरों के पास मंच पर एक नंबर लिखा है। कृपया अपने प्लेकार्ड पर वह नंबर लिखें और उसे उठाकर या स्टाफ को दिखाकर वोट डालें। मेजबान ने समझाया। मतदान छोटा था, लेकिन पुरुषों का फैशन आज एक साइड शो था। सूट पहनने के बहुत कम तरीके थे और उनके लिए कोई और हाई फैशन आउटफिट नहीं था जो इस तरह के औपचारिक माहौल में कॉस्प्ले जैसा न लगे। यदि प्रतियोगिता औपचारिक परिधान के लिए नहीं बल्कि कवच के लिए होती तो पुरुषों का कवच अधिक महत्वपूर्ण होता, भले ही महिलाओं का कवच अधिक फैशनेबल होता। शो के पुरुष फैशन भाग के लिए स्टाफ को निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा। एक शानदार जीत में हमारे पास अमिताभ ग्रुप के मास्टर क्राफ्ट्समैन के ऑब्लिटेरेशन पायथन स्केल फैशन पहने हुए गटर हैं, उद्घोषक ने घोषणा की। काल ने भी अन्य लोगों के साथ ताली बजाई, जबकि सांप के शल्क वाले सूट में आदमी ने झुककर भीड़ की ओर हाथ हिलाया। यह उनके लिए मंच से हटने और बाकी कार्यक्रम महिलाओं के लिए छोड़ देने का संकेत था। लॉर्ड काल, आज का प्रदर्शन अद्भुत था। मुझे कहना होगा, आपके गिल्ड की ओर से यह अद्भुत काम है। बताए, कस्टम वर्क के लिए कौन सी शाखा सबसे उपयुक्त है? दर्शकों में से एक मिथिक जादूगर ने पूछा। जिलाज में एलायंस हाउस व्यवहारिक विकल्प है, लेकिन यदि आप द्रोद में हैं तो हमारे गिल्ड हाउस में एक स्टोरफ्रंट है और वे आपके सभी माप और कस्टम स्टेट या कौशल बोनस अनुरोधों को ले सकते हैं। काल ने समझाया। डाकलाइट होस्ट के तीसरे स्थान के बारे में क्या? मेज पर बैठे अन्य जादूगरों में से एक ने पूछा। सर्वोच्च महिला ने स्वयं को शिल्पकला के कठिन परिश्रम में शामिल न करने का निर्णय लिया है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी सदस्य निश्चित रूप से आपके अनुरोध को अन्य स्थानों तक पहुंचा सकता है। हम अपने कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं, इसलिए अनुरोध के आधार पर आइटम को खंडों में बनाया जा सकता है। काल ने बताया। मैं देख रहा हूं कि लेडी डाना की पोशाक पर लगे बफ्स में से एक है मैना स्टोरेज।
क्या ये जानबूझकर किया गया बफ है जिसे आप दोहरा सकते हैं? जादूगर ने पूछा। उसकी ड्रैकोनिक आंखें उत्साह से चांदी की तरह चमक रही थीं। काल ने अपनी सूची से एक छोटी सी मैना जेड मूर्ति निकाली और उसे जांच के लिए मेज पर रख दिया। यह एक मोनाक रैंक वाली मैना स्टोरेज मूर्ति है, रोज़ाना इस्तेमाल के लिए किफ़ायती विकल्प। हम इन्हें रॉयल और कमांडर रैंक में भी रखते हैं क्योंकि ये योद्धा वर्ग के सफाई कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं जिनके पास सीमित मैना होती है, काल ने बताया। जादूगरों ने एक दूसरे को घबराई हुई निगाहों से देखा, फिर मूर्ति को घूरने लगे। आपने एक ऐसे बाजार पर कब्जा कर लिया है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था, उनमें से एक ने मजाक किया। काल मुस्कुराया और उसने 2 कार्यात्मक अंगूठियां निकालीं, जिनमें से एक पर सफाई का मंत्र लिखा था और दूसरी पर कपड़े तह करने का मंत्र लिखा था। रूनक्राफ्टिंग के उचित अनुप्रयोग से कई चीजें की जा सकती हैं और उनमें से सभी युद्ध से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने सहमति व्यक्त की। पास की मेजों पर बैठे सभी मेहमान साधारण लकड़ी के छल्लों पर की गई कारीगरी की प्रशंसा कर रहे थे तथा यह अनुमान लगा रहे थे कि इससे उनके गिल्ड हाउस में कितना समय और मेहनत बचेगी। यदि वे हर दिन जादुई तरीके से सब कुछ साफ कर सकें तो इससे उनके कई गिल्ड हाउसों का पूरा माहौल बदल जाएगा, जो किसी भी तरह के प्रतिष्ठित नोबल एस्टेट की तुलना में फ्लैट हाउसों से अधिक मिलते जुलते हैं। जिलाज में घरेलू कर्मचारियों को काम पर रखना महंगा था, लेकिन अगर उन्हें सफाई के लिए कोई जादुई चीज़ मिल जाए तो वे कुछ कनिष्ठ कर्मचारियों को ये काम सौंप सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि वे काम जरूर करेंगे। जादूगर ने मेज पर मुट्ठी भर मिथिक रैंक प्रकृति और रहस्यमय रत्नकाल की ओर सरका दिए, जिन्होंने विनम्रतापूर्वक स्वीकृति में सिर हिलाया और मेज पर रखी 3 वस्तुएं उसे दे दीं। अगर आपको ऐसी और चीज़ें चाहिए तो हमारे पास द्रोथ गिल्ड हाउस में स्टॉक में हैं। ये जनता के लिए खुला है और जिलाज में हमारे द्वारा संचालित एलायंस हाउस की तुलना में यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, काल ने बताया। जादूगर मुस्कुराए। उन्हें द्रोथ तक पहुँचने के लिए कई छलांगें लगानी पड़ सकती हैं, लेकिन वे सभी पोर्टल मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उनके गठबंधन के पास पर्याप्त हो जाए तो वे इन्हें फिर से बेचकर पैसे कमा सकते हैं। काल ने शुभचिंतकों के कुछ और समूहों के साथ मेलजोल बढ़ाया, फिर अमर रीजेंट और मटिल्डा के साथ मेज पर वापस आ गया। अच्छा प्रदर्शन, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी मिलेगी। आज़ोव ने उसका अभिवादन किया। काल ने सिर हिलाया। कुछ और पोशाकें तो अच्छी हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि डाना ने जो पोशाक पहनी है वह बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है, और सिर्फ उसके जादू के लिए नहीं। राय का फैशन वास्तव में रूप और कार्य का सही मिश्रण है। उद्घोषक ने गला साफ किया। मेज़बान ने अनुरोध किया, देवियों, क्या आप मंच पर आकर वापस आ सकती हैं ताकि सभी लोग आज आपके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे फैशन को अच्छी तरह देख सकें। इससे किसी तरह दाना पंक्ति में सबसे पीछे रह गई, क्योंकि उसने कभी भी दूसरों की तरह आगे आने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये पूरी तरह से काम करेगा, काल ने सोचा। एक एक करके महिलाएं मंच पर उतरीं और भीड़ को अपने अंदाज में पेश आईं। कई लोगों ने अपनी राय रखी और काल को एहसास हुआ कि भीड़ वाकई जजमेंट को बहुत गंभीरता से ले रही थी। वे सिर्फ ताकतवर गठबंधनों की नेता ही नहीं थीं, बल्कि कुछ राष्ट्रीय नेता और कुछ बेहद अमीर निवेशक भी थे जिनका फैशन या उपकरण निर्माण में निहित स्वार्थ था। काल कमरे के चारों ओर लगी दर्जनों मेजों से अपना नाम सुनते हुए सुन सकता था, इसलिए भले ही वह मंच पार नहीं कर रही थी, फिर भी डाना ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर जब अंतिम प्रतियोगी मंच पार करके समूह में शामिल हुई तो वह छाया से बाहर निकल आई, जिससे उसकी पोशाक में जड़े हुए रत्नों पर से स्पॉटलाइट की चमक निकल आए और उसकी रोएदार लोमड़ी की पूंछ उसके पीछे लहराने लगी। काल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब कमरे में आधे लोगों के सिर उसके कूल्हों की ताल के साथ हिल रहे थे। फॉक्स चार्म एक जबरदस्त निष्क्रिय क्षमता थी, और दाना जादूगर पूरी तरह से उसका था। वह मंच के बीच में आई और उन्होंने भीड़ को अपनी पोशाक घुमाकर दिखाई, जिससे उन्हें पोशाक की सभी विशेषताएं दिखाई देने लगीं, और दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे तथा जयकार करने लगे। उद्घोषक ने उन्हें आधे मिनट के लिए जाने दिया, जबकि डाना ने उनकी निगरानी में न घबराने की पूरी कोशिश की तथा मेहमानों की ओर हाथ हिलाना जारी रखा। धन्यवाद देवियों। मिस डाना, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और हम प्रथम श्रेणी पर मतदान शुरू करेंगे। आदरणीय अतिथिगण, कृपया एक्सेसरीज पर कार्यात्मक आकर्षण की श्रेणी में अपना वोट डालें। बस एक याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों की पसंद के विजेता और नियुक्त जजों की रैंकिंग मेल नहीं खा सकती है। और अब काल को पता था कि हर कोई नोट्स क्यों बना रहा था, लेकिन उसे चीज़ें बनाने का इतना अभ्यास था कि वह उन्हें एक नज़र में ही परख सकता था, और उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि व्यावहारिक उपयोग के मामले में कोई भी चीज़ दाना के आसपास भी नहीं थी। यहाँ तक कि उन पर मरम्मत और खुद ब खुद सफाई करने वाले ताबीज़ भी लगे थे, सिर्फ इसलिए कि उसे दिखाने के लिए थोड़ी जगह मिल जाती थी। आज़ोव हंस पड़ा जब काल को भी वही एहसास हुआ जो बाकी सभी को हुआ था। रनक्राफ्टिंग को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। बाकी चीज़ें तो इतनी भी नहीं थीं, हालांकि कई टोटेम और मिथिक रैंक वाली एपिक ग्रेड की चीज़ें पहनी जा रही थीं।
अगर विशुद्ध युद्ध शक्ति संवर्धन की कोई श्रेणी होती तो दाना हार सकती थी, लेकिन मिथिक उपकरणों के खिलाफ भी काल द्वारा दिए जा सकने वाले लक्षित बोनस के साथ वह बहुत ज्यादा नहीं हारेगी। कर्मचारी आए और परिणाम एकत्र किए, फिर उद्घोषक मंच पर वापस आए। अगला, हमारे पास एक ज्यादा व्यक्तिपरक पुरस्कार है। व्यवहारिक फैशन। एक्सेसरीज में लड़ाकू बोनस जोड़ना आसान है, लेकिन क्या हाई फैशन कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप एक से ज्यादा बार पहने? उन्होंने पूछा। भीड़ में मौजूद महिलाएं हंस पड़ीं। हाई फैशन एक से ज्यादा बार पहनने के लिए नहीं होता। वे समझ गए कि उसका क्या मतलब है। अगर आज की तरह दिन में कई कार्यक्रम हो तो क्या आप पूरे दिन एक ही ड्रेस पहनकर न सिर्फ मंच पर बल्कि सड़क पर और डिनर पर भी सहज रह पाएंगे? इनमें से कुछ पोशाकें तो केवल मंच के लिए चुनी गई थीं, यहाँ तक कि उन्हें प्रस्तुति से पहले ही बदल दिया गया था या पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्हें वहीं रखा गया था ताकि पोशाक में झुर्रियां न पड़ें। देवियों, आराम से बैठ जाए, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, मेज़बान ने कहा। स्वाभाविक रूप से ये निर्णय का एक हिस्सा था और डाना के लिए डार्कलाइट होस्ट के कौशल को दिखाने का एक बहाना था। उसने गिल्ड इन्वेंटरी से एक बड़ा एल्वेन स्टील का लूप और हुक निकाला और बाकी लोग तुरंत हैरान रह गए। फिर उसने राय की एक झूला कुर्सी उस पर लटका दी और आराम से लेट गई, धीरे धीरे अपनी टांगें क्रॉस करके, फिर अपनी पूंछ को पीछे की ओर फुलाकर ताकि वह आराम से झूल सके। एशब्रिंगर द्वारा झूला कुर्सी का हुक इसी कारण से बनाया गया था जिसमें एक ही सीधा हुक था ताकि पंख वाले जीव बिना किसी चीज में फंसे या अपनी पीठ पर दबे हुए आराम कर सकें। यहाँ तक कि मेजबान भी उसकी हरकतों से हैरान रह गया। जब उन्होंने कहा आराम से बैठो तो उनका मतलब था कि उन्हें इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पोशाक को नुकसान पहुंचाने के डर से इस तरह कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कर पाते हैं। मंच पर मौजूद महिलाओं में एक और उत्सुक शिल्पकार भी थी। वह डाना की कुर्सी के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कैसे ठीक से लटकी है। ये बुनाई लचीली और वजन के प्रति संवेदनशील है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? दाना ने पूछा। ब्लू ड्रैगन लड़की ने उत्सुकता से सिर हिलाया और उन्होंने स्थान बदल लिया। दाना की पोशाक खड़ी होते ही एकदम हिल गई और ब्लू ड्रैगन खुशी से आहें भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने अपनी टांगें नीचे क्रॉस करके अपनी स्कर्ट को किसी छोटे बच्चे की तरह अंदर कर लिया और भीड़ में से कुछ लोग हंस पड़े। वह निश्चित रूप से मेजबान की अपेक्षा से अधिक सहज महसूस कर रही थी। वास्तव में वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वे किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे थे, और जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तब उसने पढ़ने के लिए एक किताब निकाल ली। अजोव के पीछे खड़ा एक मिथिक रैंक का आदमी हंसा। ये डार्कलाइट होस्ट के लिए तकनीकी नॉकआउट माना जाएगा, है ना? वह पूरी तरह से हार गई है और उसे प्रतियोगिता में वापस लाने के लिए उन्हें उसे कुर्सी से हटाना होगा। काल ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, डाना को छोटे ड्रैगन से निपटने का तरीका पता है। बस उन्हें किसी और चीज पर ध्यान लगाने की जरूरत है और वे तुरंत वहां से निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि हम उसे कुर्सी भी रखने दे सकते हैं ताकि वह बाद में उसका अध्ययन कर सके। निर्णायक मंडल का काम समाप्त हो गया और डाना ने ड्रैगन की नाक पर हाथ रखकर उसका ध्यान आकर्षित किया। अब खड़े होकर अपनी ड्रेस दिखाने का समय आ गया है। तुम कुर्सी रख सकती हो और खड़ी हो सकती हो। हमारे पास और भी हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ओह ठीक है, धन्यवाद। ड्रैगन ने एक चीज दाना की हथेली में दबा दी और उसने उसे बाद में देखने के लिए अपनी सूची में डाल दिया। यहाँ मोलभाव न करना ही बेहतर था क्योंकि वे कोई कीमती चीज नहीं बेच रहे थे। खैर, बहुत ज्यादा कीमती भी नहीं क्योंकि स्टैंड एल्वेन स्टील का था, लेकिन उस पर जादू या कोई नक्काशी नहीं थी। अब उस श्रेणी की बात करते हैं जिसका सभी को इंतजार था, संयुक्त मतदान। रूप, कार्य और फैशन। इसे कौन सबसे अच्छा पहनता है? कृपया अपना वोट दें, मेजबान ने घोषणा की। महिलाओं ने अपने अपने परिधानों के फीचर्स दिखाने के लिए पोज दिए और भूमि, जिससे सभी को अपना अंतिम निर्णय लेने का समय मिल गया यदि उन्होंने पहले से ही अपना पसंदीदा परिधान नहीं चुन लिया था। काल के लिए ये आसान फैसला था। ऐसा नहीं था कि वो अपने खिलाफ वोट देने वाला था। हाँ, डाना के खिलाफ, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो डाना जरूर उसके खिलाफ वोट देती। पुनः परिणाम एकत्र किए गए और फिर एक सूची मेजबान को सौंप दी गई। ऐसा लग रहा है कि आज हमें स्पष्ट विजेता मिल गया है। प्रैक्टिकल फंक्शन और प्रैक्टिकल फैशन श्रेणियों में, साथ ही संयुक्त वोटिंग के लिए जजों के स्कोरिंग के अनुसार डार्कलाइट होस्ट की डाना बहुमत से विजेता हैं। डाना ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और मेजबान ने उन्हें फूलों का एक बड़ा बंडल और एक छोटी ट्रॉफी सौंपी। मटिल्डा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके बगल में हवा में एक जादुई पेंटिंग प्रकट हुई जो लगभग एक तस्वीर जैसी ही असली थी। शानदार प्रदर्शन। हाँ, यह एक अच्छा परिणाम है, सर्वोच्च महिला ने निर्णय लिया। दाना अपने पुरस्कारों के साथ मेज पर लौटी और मटिल्डा ने उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया ताकि वह फूलों को न कुचल दे। बैठो बैठो, अब हम दिलचस्प हिस्सा देखेंगे, उसने समझाया। उद्घोषक ने गला साफ किया।
आज हमारे पास प्रशंसक पसंद के लिए एक रन ऑफ है। बुदरम एलायंस की डायना और गॉड क्रशर्स की नार्सिसा को प्रशंसक पसंद पुरस्कार में बराबर वोट मिले हैं, जिससे वे प्रशंसक पसंद पुरस्कार में अग्रणी स्थान पर हैं, जबकि मिस डाना तीसरे स्थान पर हैं। महिलाओं को अब अंतिम बार भीड़ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। मटिल्डा की मुस्कान ने काल को वो सब बता दिया जो उसे जानना था। यह मंच पर पोज देने की बात नहीं थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दो प्रतिस्पर्धी दल मंच पर भिड़ गए और अतिथियों ने जयकारे लगाए। हालांकि उन्होंने अपने दलों के कमजोर सदस्यों को नुकसान से बचाने के लिए अपनी मेजों पर अवरोध खड़े कर दिए। लेकिन यह एक भद्दी प्रतिस्पर्धा मात्र थी, जिसका उद्देश्य दूसरे की आभा को दबाना था ताकि वे चमक सकें। काल को यकीन था कि वह कहीं बेहतर कर सकता है। फिर भी यह अच्छा मनोरंजन था, क्योंकि दोनों महिलाओं ने प्रभुत्व के लिए लड़ते हुए अपने चेहरों पर एकदम सही राजनीतिक मुस्कान बनाए रखी। वे शत्रुतापूर्ण आभा नहीं थे, उन्हें सावधानीपूर्वक मैत्रीपूर्ण और स्वागत करने वाला बनाया गया था, लेकिन मिथिक रैंक पर वे अभी भी अधिकांश दर्शकों के लिए संभालने के लिए बहुत तीव्र थे। अंत में एक प्रतियोगी ने अपनी कनपटियां रगड़ी और मंच से चली गई, तथा दूसरी को भीड़ को प्रणाम करने और पुरस्कार लेने के लिए छोड़ दिया। इसके साथ ही प्रतियोगिता का अंत हो गया, लेकिन ये रात के उत्सव का अंत नहीं था। मेज़ों पर मिठाइयों की प्लेटें और ताज़ा पेय पदार्थ रखे गए थे, और मंच पर एक तरह का डांस शो आयोजित किया गया था जिसमें एक ट्रैपीज भी शामिल था। काल के लिए यह एक नया शो था, लेकिन बाकी सभी लोग इस तमाशे को लेकर उत्साहित लग रहे थे, इसलिए यह कोई साधारण सा साइड एक्ट नहीं था। कृपया जीवन और पुनर्जन्म की देवी मंदिर के नर्तकों का स्वागत करें। उद्घोषक ने घोषणा की। ठीक उसके पहले एक दुबला पतला जानवर जैसा आदमी लटकती रस्सी को पकड़ने और दूसरी ओर झूलने के लिए ट्रिपीज मंच से छलांग लगाता है, जहां तीन अन्य लोग कूदते हैं और विभिन्न लटकते पर्दों तक उस पर सवार होते हैं। धीमा कामुक संगीत बजाया गया और नर्तक हवा में घूमने और घूमने लगे, जिससे न केवल उनकी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन हुआ, बल्कि उनकी चपलता और सही समय का भी प्रदर्शन हुआ। इसमें शब्द होने चाहिए। शो शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद डाना को एहसास हुआ। आज़ोव हंसा। ये दरअसल एक ऐतिहासिक नाटक है, संगीत पर आधारित। पहली बनी संतति का पीछा और संभोग। देखो वे पर्दों के बीच कैसे बुनती हैं। इसमें शुरू में दिखाया गया था कि कैसे पीछा लंबी घास के बीच से होता है। उसकी फुसफुसाती आवाज़ बमुश्किल मेज तक पहुंची, लेकिन दाना ने सिर हिला दिया। अब बात ज्यादा समझ में आ रही थी। इसे ज्यादा दर्शकों के लिए बनाया गया था ताकि वे अपनी देवी की कहानियां देखने के लिए भीड़ जुटा सकें, भले ही उन्हें पता न हो कि शो क्या है। संगीत बदलकर गोल्डन ड्रैगन नेशन के औद्योगिक नृत्य संगीत जैसा हो गया, और इसके साथ ही शो भी बदल गया, जिसमें अधिक नर्तक शामिल हो गए और अतिरिक्त उड़ते हुए जानवरों के साथ एक नाटकीय युद्ध दृश्य जैसा दिखने लगा। शो का समापन दो नर्तकियों के रेशमी चादरों से फिसलते हुए मंच पर तकियों के ढेर पर उतरने के साथ हुआ, और फिर नाटकीय ढंग से पर्दा गिरा, जिसके बाद भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। शो समाप्त होने के बाद मेहमान धीरे धीरे रेस्तरां से बाहर जाने लगे, लेकिन मटिल्डा ने काल और दाना को प्रतीक्षा करने का इशारा किया। वे जल्द ही उस पहले से खचाखच भरे स्थान पर अकेले रह गए, और काल ने कर्मचारियों को दरवाजे बंद करते सुना। बहुत बढ़िया, अब हम जरूरी बातों पर बात कर सकते हैं, जैसे शादी का केक, मटिल्डा ने कहा। काल मुस्कुराया, जबकि डाना ने अपनी आंखें घुमाईं, क्योंकि उसके साथ शादी की योजना बनाने में इतना समय बिताने के बाद उसे ड्रैगन की हरकतों की आदत हो गई थी। वे पहले से ही केक का स्वाद और डिज़ाइन जानते थे। आज़ोव ने अपना गला साफ किया। नहीं, भीड़ के जाने के बाद हम इस बारे में बात नहीं करने वाले थे। हमें ब्लू ड्रैगन्स के साथ आपकी इस योजना पर चर्चा करनी है कि लोगों के क्लास असाइनमेंट बेतरतीब ढंग से बदलने शुरू कर दिए जाएं। अब मैं जानता हूं कि योद्धाओं के साथ स्थिति सामान्य नहीं है, और प्रत्येक वर्ग को रैंक में वृद्धि के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मुद्दा यह नहीं है। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप किसी ऐसे क्षेत्र में थोड़ी छुट्टियां बिताने में रुचि रखते हैं जहां समस्याएं बिल्कुल विपरीत हों। वहां कक्षाओं की एक बड़ी विविधता है, लेकिन सिस्टम एक्टिवेशन सिर्फ उन लोगों से हुआ है जो उस क्षेत्र से बाहर गए हैं। इस पुनरुत्थान के दौरान निया महाद्वीप पर एक भी नया वर्ग सक्रिय नहीं हुआ है। वहां मान का स्तर इतना ऊंचा है कि उन्हें यहां ड्रैगन द्वीप समूह में हमारे बराबर रहना चाहिए, लेकिन किसी कारण से किसी को भी कोई वर्ग नहीं मिल रहा है। काल मुस्कुराया, और दाना ने उसके हाथ पर थपकी देकर उसे याद दिलाया कि उसे निया महाद्वीप के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या काल को इसके बारे में क्यों पता होगा। यही वह जगह है जहां बिशप मिस्टी ने मुझे कारा को ढूंढने के लिए अतीत में भेजा था। ये तब भी एक अव्यवस्थित जगह थी, इसलिए मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूं कि अब ये कैसी होगी, काल ने बताया। आज़ोव ने कंधे उचका दिए। ज्यादातर आदिम बर्बर जनजातियां और कल्पित बौने इस महाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा करते हैं। दूसरे महाद्वीपों के उलट यहाँ की प्रजातियां जमीन के अलावा कहीं और अलग अलग नहीं थीं। तो आपको अधिकांश प्रजातियां बर्बर जनजातियों में मिलेंगी, तथा वनवासी लोगों में एल्व्स भी शामिल होंगे।
उनके पास जंगली ड्रैगन भी हैं जिनसे निपटना होगा। उनमें से कुछ अन्य महाद्वीपों से आए भगोड़े अपराधी हैं, अधिकांश किशोर हैं जिन्हें सभ्य और अनुशासित जीवन जीने का विचार पसंद नहीं है। दाना ने भौहें चढ़ाईं। तुम कह रहे हो कि जलते हुए गांवों के आसपास जंगली ड्रैगन उड़ रहे होंगे क्योंकि वे उब गए हैं या परेशान हैं? शायद नहीं, ऐसा हो सकता है, ये हम पक्के तौर पर जानते हैं, आज़ोव ने स्पष्ट किया। लेकिन हम खुद इससे निपटने में असमर्थ थे, मटिल्डा ने आगे कहा। खैर, मुझे यकीन है कि महिलाओं को एक नई जगह की खोज करना अच्छा लगेगा, काल ने सहमति जताई। मटिल्डा ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ तुम दोनों ही रहो तो बेहतर है। इसे एक एडवांस हनीमून की तरह समझो। अगर तुम बाकियों को ले जाओगे तो भविष्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। सिर्फ कैरा को तुम्हारे साथ भेजना ही काफ़ी अस्थिर है, लेकिन किसी को तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखनी होगी। दाना ने जोर से हंसते हुए कहा कि उसकी आंखें खुशी से भर गईं और उसका गला भर आया। क्या आपने अभी कहा कि कैरा हमारी देखरेख करेगी? नहीं, इसका उल्टा, वह हकलाते हुए बोली। मटिल्डा ने सिर हिलाया। हो सकता है कि दूसरे ग्रहों या नश्वर लोगों से कोई हस्तक्षेप हो रहा हो जो महाद्वीप के मन और तंत्र सक्रियण के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहा हो। अगर मेरा संदेह सही है तो कारा ही इससे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है।